हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिसिया क्लासेस। आज हम लोग संपूर्ण विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। कल भी मैंने इसका पार्ट 1 पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाकर के देख लीजिए। ये पार्ट 2 है, आज मैं कंप्लीट करा दूंगी पूरा। तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिलाकर के अगर आप पढ़ेंगे तो वो पूरा संपूर्ण विश्व का भूगोल इसमें कवर करा दिया गया है, जो हमारे यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ही लिया है और पीवाईक्यूज भी रख दिए, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था विश्व के प्रमुख महासागर तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख सागर। तो सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं कि जो सागर है वो कहाँ कहाँ, कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं। कभी कभी देश पूछ लेता है, किस देश के, मतलब जो सागर है वो, जैसे बाल्टिक सागर है वो किस देश से सीमा साझा करता है, ठीक है। और उसके बाद कारा सागर कहाँ पे उपस्थित है, प्लेटेव सागर कहाँ पे उपस्थित है, ये सब पूछ लेता है। कैस्पियन सागर पूछ लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे देखिए यहाँ पे क्या है, अलास्का की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है, ये सब खाड़ियां हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सागर जो है लेब्राडोर सागर है, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, और यहाँ पे सारगेसो सागर है। सारगेसो सागर कल भी मैंने पढ़ाया हुआ था, जो पार्ट 1 क्लास लिया है उसमें भी पढ़ाया गया है सारगेसो सागर, ठीक है। ये ऐसा एकमात्र सागर है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ मतलब है। इसके ये जैसे किसी भी शहर से, सॉरी, किसी भी देश से ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ये बहुत विभिन्न प्रकार की यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे कैरेबियन सागर है, ठीक है। तो ये किस किस देश से बॉर्डर शेयर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैरेबियन सागर का। यहाँ पे बहमास है, यहाँ पे मैक्सिको है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऊपर में, देखिए नीचे में आइए तो ये क्या है, पूरा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ऊपर में आएगा जो जो कंट्री आएगा वो देखेंगे हम लोग। तो कोलंबिया से बॉर्डर शेयर करेगा ये। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, वेनेजुएला है, वेनेजुएला से करेगा, ठीक है। तो कोलंबिया, वेनेजुएला, यहाँ पे बहामास है और मैक्सिको है। तो यहाँ से बॉर्डर शेयर करेगा कैरेबियन सागर। ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम आते हैं, इधर में चलेंगे तो देखिए बेफिन की खाड़ी यहाँ पे है, ग्रीनलैंड सागर है, ठीक है। बाल्टिक, अब यूरोप में देखिए तो बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है। ये कहाँ पे है उत्तरी सागर, देखिए यूरोप के पास है, उत्तरी सागर है, ठीक है। बिस्केक की खाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और एड्रियाटिक सागर कहाँ पे स्थित है, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। लाल सागर से क्वेश्चन पूछता है कि ये किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करता है लाल सागर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाल सागर, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और क्या होता है, कभी कभी दे देता है एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे लाल सागर दे देगा, कैस्पियन सागर दे देगा, काला सागर दे देगा। आपको पश्चिम से पूर्व क्या होगा, अरेंज करना होगा, या तो पूर्व से पश्चिम। तो आप लोग मैप लेकर के इस चैप्टर को अगर जब भी पढ़िए आप लोग मैप से याद कीजिए, क्योंकि मैप से ही मतलब ज्यादातर क्वेश्चन मैप बेस्ड ही आते हैं। तो आप लोग वहां पे मैच कर लेंगे या एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। तो देखिए लाल सागर से कौन कौन सा देश बॉर्डर शेयर करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मिस्र, आ जाएगा सूडान, आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मिस्र है और यहाँ पे सूडान है, ठीक है। सूडान आ जाएगा, इरिट्रिया आ जाएगा, इधर में सऊदी अरब है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा बॉर्डर शेयर कर रहा है किससे, लाल सागर से। ऊपर में क्या है, इजिप्ट है, ऊपर में इजिप्ट है। ये आप लोग मैप में देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। कोई ट्रिक बना लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डेड सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कि मृत सागर किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करता है। काला सागर, ये भी इंपॉर्टेंट है, काला सागर का भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और कैस्पियन सागर बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दो जो चार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लाल सागर, मृत सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, ठीक है। इसको अरेंज करने को भी याद आता है। और यहाँ पे एक भूमध्य सागर भी है, इस मैप में नहीं दिया हुआ है, भूमध्य सागर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूमध्य सागर यहाँ पे है, तो भूमध्य सागर भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लाल सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, इसको अरेंज करने को आ जाता है। किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है ये पूछ लेता है। तो इसको आप लोग अच्छे से कहीं लिख लीजिए एक पेज पर, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एशिया, मतलब देखिए ये क्या है, ये हमारा पूरा रूस है। रूस के ऊपर कौन कौन से सागर है ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो देखिए काला सागर का लोकेशन पूछ लेता है। देखिए लाइन से चलिए तो बेरेंट सागर है, कारा सागर है, प्लेटेव सागर है, पूर्व साइबेरियन सागर है, और यहाँ पे क्या है, बेरिंग सागर है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये मैप जब
ग्लोब में आप देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एशिया है और यहाँ पे हमारा ये जुड़ जाएगा अलास्का की खाड़ी। तो अलास्का का जो एशिया से अलास्का की खाड़ी को जो सेपरेट करता है ये बेरिंग सागर है, ठीक है। ये चीज याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे है, यहाँ पे चुकची सागर भी है, ठीक है, यहाँ पे चुकची सागर भी है, इस मैप में नहीं दिया है। तो ये भी इसी के बीच में, अलास्का की खाड़ी और बेरिंग सागर के, मतलब ये जो है एशिया उसके बीच में है। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ओखोटस्क सागर है, जापान सागर है, पीत सागर है, पूर्वी चीन सागर है और दक्षिण चीन सागर का भी कंट्री पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका पूछ लेता है कि फिलीपींस, ताइवान इसके ऊपर में है और उसके बाद यहाँ पे चाइना है, ठीक है। तो ये 3-4 यहाँ पे देश है, कंट्री जिससे बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलीपींस सागर का लोकेशन ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे तिमोर सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिमोर सागर ये किसके ऊपर है, तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में स्थित है तिमोर सागर, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और अराफुरा सागर ये कहाँ पे स्थित है, लोकेशन पूछ लेता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी साइड में स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ये चीज याद कर लीजिएगा। तस्मान सागर कहाँ पे स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में तस्मान सागर स्थित है। तो ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने जो आप लोग के पास मैप होगा उसमें देख करके एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में या तो लिख लीजिए, नहीं याद हो रहा है तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए कैरेबियन सागर के बारे में डिटेल में बताया गया है कि ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा एक सागर है। अब कैरेबियन सागर किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हैती है, क्यूबा है ना, जमाइका है, ये सब है, और यहाँ पे पनामा है, ठीक है। तो इतना मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा किन किन देशों से ये बॉर्डर शेयर करता है कैरेबियन सी, ठीक है। फिर आता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किस महासागर का एक सागर है, तो ये अटलांटिक महासागर का एक सागर है जो यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच में है। जैसे मैप में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैप में आप लोग देख लीजिए, ये है, यहाँ पे है हमारा भूमध्य सागर, ठीक है। जो कि देखिए यहाँ पे ऊपर में यूरोप है और नीचे में क्या है हमारा अफ्रीका है। यहाँ पे भूमध्य सागर है। जिन जिन देशों से बॉर्डर शेयर करेगा वो है, देखिए कुछ कुछ अफ्रीका की कंट्री है उनसे बॉर्डर शेयर करेगा और कुछ कुछ जो है हमारा यूरोप की कंट्री वहां से। तो यहाँ पे अगर यूरोप की लेंगे तो यहाँ पे क्या है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, इससे बॉर्डर शेयर करेगा भूमध्य सागर। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, मैं बता दे रही हूँ आप लोग को। और अगर आप लोग अफ्रीका में आएंगे तो अफ्रीका से किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करेगा, तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है और मिस्र है, उनसे ये बॉर्डर शेयर करेगा भूमध्य सागर। तो ये इंपॉर्टेंट सागर है, इसको आप लोग देश लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है पूरा, देखिए यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, यहाँ से ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेड सी यानी कि मृत सागर। ये इसका लोकेशन एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित एक सागर है। तो मृत सागर कहाँ पे स्थित है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैप में भी दिखाया गया है, ये डेड सी है और इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, ठीक है। तो ये जॉर्डन है और ये इजराइल है, यहाँ पे स्थित है डेड सी यानी कि मृत सागर, ठीक है। अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि जो सबसे ज्यादा लवणता किस झील में पाई जाती है, तो जो वॉन झील है, इसको वान झील भी कहते हैं। तो वान झील जो है इसकी लवणता सबसे अधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है, वान झील है। 330% इसमें नमक है, तो ये वान झील सबसे ज्यादा लवणीय है, यानी कि पहले नंबर पे ये है। सेकंड नंबर पे मृत सागर की लवणता है 238% है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है, वान झील है। सेकंड नंबर पे लवणीय झील कौन सी है, मृत सागर है, इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है डेड सी। और लोकेशन याद कर लीजिएगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। बस इतना ही इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग पीवाईक्यूज देख लेते हैं, जिससे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो जो अजरबैजान की राजधानी बाकू है ये कहाँ पे स्थित है, किस किनारे, मतलब किस सागर के किनारे, तो ये कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। टर्की के उत्तर में क्या है, तो टर्की के उत्तर में क्या है, काला सागर है। अब देखिए टर्की के उत्तर में काला सागर, अब देखिए यहाँ पे जैसे काला सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। देखिए काला सागर के उत्तर में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूक्रेन होगा, मैप में देखेंगे आप लोग तो दिखेगा। और फिर उसके बाद उसके दक्षिण में क्या है, टर्की है।
तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि काला सागर के उत्तर में कौन सा देश है, नहीं, ये पूछा है कि टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है। तो टर्की के उत्तर में काला सागर है, ठीक है। अब काला सागर के उत्तर में कौन सा देश है, तो यूक्रेन है, ठीक है। अब देखिए जो काला सागर है, ब्लैक सी इसको कहते हैं इंग्लिश में, इससे कौन कौन सा देश बॉर्डर शेयर करता है, तो आप लोग ट्रिक याद कर लीजिएगा टी बर्गर से। टी बर्गर से आप लोग याद कर लीजिए, जैसे देखिए टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, जी से जॉर्जिया हो गया, ठीक है, ये चीज है। और बर्गर यानी कि रोमानिया, इतनी ही देश इससे बॉर्डर शेयर करते हैं ब्लैक सी से, इसको लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन, आंतरिक सागर है तो कैस्पियन सागर क्या है, आंतरिक सागर इसको कहते हैं कैस्पियन सागर को, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस महासागर में सारगैसो मतलब जिस महासागर से सारगैसो सागर संबंधित है, सारगैसो वह कौन सा महासागर है। तो देखिए महासागर हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है जिससे सारगैसो संबंधित है। अगर आप लोग मैप में देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए है सारगैसो, ये क्या है, अटलांटिक, देखिए अटलांटिक महासागर है, तो ये उत्तरी अटलांटिक है। ये भी पूछ सकता है दक्षिणी अटलांटिक भी दे सकता है ऑप्शन में, तो नहीं, ये उत्तरी अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा सागर। अब हम लोग नदियां पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि नदियां भी पूछ लेता है, विश्व की नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है इससे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते हैं नदियां होती क्या है। तो देखिए दो टाइप की नदियां होती है, एक बारहमासी नदियां होती है जो कि हिम जब जब ग्लेशियर पिघलते हैं तब तक वो बहती रहती हैं, तो यानी कि वो बारहमासी होती हैं। और कुछ नदियां जो बारिश पे निर्भर करती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो सीजनल होती हैं, बरसात में बहती हैं, गर्मी में सूख जाती हैं। तो दो टाइप की नदियां होती है, बस इतना ही, ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन अब बेसिक देख लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो प्रीलिम्स होने वाला है 17 मार्च को। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे विश्व की प्रमुख नदियां दिया हुआ है। अब इसको लोकेशन पूछ लेता है, दो देखिए दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछ लेता है किस कॉन्टिनेंट में कौन सी नदी है, ठीक है। दूसरा टाइप पूछ लेता है किस कंट्री में कौन सी नदी है, ठीक है। और जो नदियां इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उस कॉन्टिनेंट की वो बड़ी नदी है, वो पूछ लेता है, और उस बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसी मतलब जैसे यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे जो नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज है, ऑस्ट्रेलिया की नदी ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है, कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी है वो इंपॉर्टेंट ही होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो सागर है वो इंपॉर्टेंट है, महासागर, और उसके बाद इसमें जो नदियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेंज जो ऑस्ट्रेलिया के वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीपीसीएस इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो चलिए हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट का देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नदियां हैं, देखिए यहाँ पे मैकेंजी मैकेंजी रेंज है और ये नदियां हैं। तो ये जो मैकेंजी जो नदी है ये कहाँ पे है, तो लोकेशन आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा कहाँ पे होगा, कनाडा में है, ठीक है। मैकेंजी कहाँ पे है, कनाडा में। फिर उसके बाद हम उसके नीचे आएंगे तो फ्रेजर, कोलंबिया, मिसौरी, और इसके देखिए यहाँ तक याद करते हैं, तो फ्रेजर, कोलंबिया, मिसौरी ये कहाँ पे है, ये यूएसए में स्थित है। रेड और रियो ग्रैंडे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ये रियो ग्रैंडे तो यूपीएससी में पूछा हुआ है, पीवाईक्यूज में है ये क्वेश्चन। तो ये रियो ग्रैंडे जो है ये मैक्सिको में है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में स्थित है ये नदी, तो बॉर्डर शेयर करती है, मतलब ये बॉर्डर बनाती है, तो इसलिए ये रियो ग्रैंडे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो रेड है ये कहाँ पे है, ये भी मैक्सिको में है, बहती है नदी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों नदियां याद कर लीजिएगा। मिसिसिपी आप लोग को पता ही है, टेनेसी, तो मिसिसिपी और टेनेसी ये कहाँ पे, यूएसए में है, ठीक है। सेंट लॉरेंस ये देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है, ये भी यूएसए में है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी। और उसके बाद अगर हम आते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो अमेजन ये कहाँ पे बहती है, ये ब्राजील में। और देखिए ये नदी जो है, देखिए अमेजन, एक यहाँ से एक ही नदी निकलती है, फिर इसमें दो इसमें डिवाइड हो जाती है, एक को अमेजन कहेंगे और दूसरे को मेरीडा कहेंगे, सॉरी मेडीरा कहेंगे। ये दोनों जो नदियां हैं ये कहाँ पे बहती है, ये ब्राजील में बहती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अमेजन कहाँ बहती है, ब्राजील में, और मेडीरा ये भी ब्राजील में। और कॉन्टिनेंट कौन सा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ऊपर में हम आते हैं वेनेजुएला में, तो यहाँ पे ओरिनोको नदी बहती है। तो वेनेजुएला में कौन सी नदी है, ओरिनोको नदी है। और सेलाडो ये कहाँ पे है, पराना और सेलाडो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पराना और सेलाडो जो है अर्जेंटीना में बहती है नदी, ठीक है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें अमेजन इंपॉर्टेंट है, ब्राजील में मेडीरा भी इंपॉर्टेंट है, और सेलाडो और पराना, सेलाडो पराना कहाँ पे है, ये याद कर लीजिएगा, अर्जेंटीना की नदी है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट हो गया। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, नदियों के उससे ले हम
लिहाज से तो ये यूरोप में जो नदियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे टगस और सीन, ठीक है, साइन भी बोलते हैं, टेम्स, ये जो तीनों नदियां हैं ये कहाँ पे हैं? देखिए पहले तो ये है, ये स्पेन में है। टगस कहाँ पे है? स्पेन। अगर आप लोग मैप लेके बैठेंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो टगस कहाँ पे है? ये स्पेन में है। फिर साइन और सीन या साइन भी बोलते हैं इसको, टेम्स, ये जो दोनों नदियां हैं ये कहाँ पे है? ये दोनों फ्रांस की नदियां हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है राइन नदी, राइन के बाद एल्ब आता है और उसके बाद डेन्यूब आता है, ठीक है। तो ये सब नदियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वोल्गा आता है, ये यूरोप की नदियां हैं, राइन, एल्ब और डेन्यूब, ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये सब इंपॉर्टेंट नदी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एल्ब जो है ये कहाँ पे बहती है? ये जर्मनी में बहती है। डेन्यूब ये भी जर्मनी में बहती है। ये 2-3 कंट्री में होकर के मतलब जाती हैं। तो देखिए जैसे जर्मनी हुआ, इराट्रिया हुआ, यहाँ नहीं सॉरी ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, वहां पे 1-2 कंट्री और है, ठीक है। आप लोग मैप में देखेंगे तो दिखेगा। तो याद कर लीजिएगा, जर्मनी तो याद ही कर लीजिएगा, एल्ब जो है वो भी जर्मनी में ही बहती है, ठीक है। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट की थी। अब हम लोग चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो देखिए अफ्रीका में नाइजर है, नील नदी है, कांगो नदी है और जाम्बेजी और लिम्पोपो, ये नदियां कहाँ पे हैं? ये अफ्रीका की हैं, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की नदियां हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एशिया में, हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एशिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। येनिसी, लीना, लीना जो नदी है ये रूस की नदी है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये रूस की नदी है। आमूर जो है ये देखिए यहाँ पे आमूर और हवांगहो ये चीन की है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये आमूर जो है ये मंगोलिया में भी है, मतलब मंगोलिया और चाइना, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यांगसी, ये चीन में है। मेकांग जो है रिवर ये म्यांमार में है, तो यहाँ पे है, ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड भी आएगा इसमें, मतलब थाईलैंड में भी ये बहती है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना इंडिया का तो पता ही है आप लोगों को, सिंधु, गंगा, यमुना, ठीक है, तो ये चीज है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑस्ट्रेलिया का, इसको याद कर लीजिएगा, मरे और डार्लिंग। ये जो है मरे और डार्लिंग जो रिवर है, ये रेंज भी है, तो ये लोकेशन पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है ये, ठीक है। तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो जो मरे रेंज है या रिवर है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और यहाँ पे डार्लिंग रिवर भी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाता है, ठीक है। इसको बार बार आप लोग कोशिश कीजिए, मैप में ही देख करके याद कीजिए, ये याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लिख करके याद करेंगे तो वो भूल जाता है, मैप में लोकेशन देखे रहेंगे तो याद रहता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, जैसे रियो ग्रैंडे पूछा हुआ है, और मैकेंजी पूछ लेगा कि कहाँ पे है, ठीक है, लोकेशन पूछ लेगा, कॉन्टिनेंट या तो कंट्री पूछ लेता है, एल्ब पूछ लेगा, और दूसरा टाइप ये दे देगा, 2-3 नदी दे देगा, जैसे एल्ब दे देगा, राइन दे देगा, डेन्यूब दे देगा और एक आमूर दे देगा। अब पूछेगा क्वेश्चन में कौन सी नदी यूरोप की नदी नहीं है, तो आप लोग को पता होगा कि ये सब यूरोप की है, आमूर जो है ये एशिया में बहती है, तो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कुछ डिटेल में भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यांगत्से नदी, ये चाइना में प्रवाहित होती है नदी। अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लोकेशन याद कर लीजिए, वही एग्जाम में आता है। फिर हवांगहो नदी जो है ये भी चीन में है, ठीक है। तो ये सब चीज याद कर लीजिए, बस बेसिक सा, डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको। आमूर नदी ये कहाँ पे? ये चीन में है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो आमूर नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में ये पूछा हुआ है, क्योंकि ये चाइना और रूस के मध्य प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये क्या है? बॉर्डर का निर्माण करती है चाइना और रूस के बीच में, इसलिए ये आमूर नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसी नदियां जो कि किसी 2 कंट्री के बीच में बॉर्डर से, मतलब बॉर्डर का निर्माण करती है, तो वो नदियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए आमूर नदी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मेकांग नदी जो है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये तिब्बत के पठार से इसका उद्गम हुआ है। और ये जो मेकांग रिवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये चाइना, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम में प्रवाहित होती है, ठीक है। और देखिए थाईलैंड की खाड़ी में ये गिरती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कथन और कारक में दे देते हैं, कि कथन में दे देंगे कि जो मेकांग रिवर है ये तिब्बत के पठार से इनका उद्गम होता है, या तो ऐसे दे देंगे कि ये चीन, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड में प्रवाहित होती हैं। दूसरा दे देगा कि थाईलैंड की खाड़ी में ये गिरती हैं। अगर ऐसे पूछेगा तो दोनों से ही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। अगर ये थाईलैंड की खाड़ी में ना गिर के किसी और खाड़ी में गिरा देगा, मतलब बोल देगा कि ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेकांग रिवर कहाँ पे गिरेंगी? जल अपना प्रवाहित करेंगी, ये थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है, यानी कि जल अपना विसर्जित यहीं पे करेंगी, ठीक है। तो ये चीज है। और एक चीज और भी है, जैसे ये डेल्टा का निर्माण करेंगी, तो ये मुहाने पे अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि मेकांग रिवर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो नहीं, गलत हो जाएगा, मेकांग रिवर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया।
अब यहाँ पे कुछ रिवर है, जैसे यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज मैंने लिख दिया कि एशिया, अभी आप लोगों ने मैप में डिटेल में देखा ही, तो एशिया में हवांगो है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, आमूर, हवांगो, यमुना, लेना नदी, महानदी, नर्मदा, कावेरी, सतलज, सिंधु, यांगसी, मेकांग नदी, ये सब क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट की नदियां हैं। दूसरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइल हो गया, मतलब नील रिवर, नाइजर, कांगो, जाम्बेजी, लिम्पोपो, ये सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रिवर हैं। अगर हम उत्तरी अमेरिका में आते हैं तो मिसिसिपी, हडसन और डेलावेयर, मैकेंजी नदी, ये सब कहाँ की है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की नदियां हैं। दक्षिणी अमेरिका में आते हैं, यानी कि साउथ अमेरिका में तो अमेजोन है, और भी हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, यूरोप में आएगा टेम्स, वोल्गा, सेन, राइन, ये सब। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे और डार्लिंग, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की नदियां हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं खनिज भंडार के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग कोयला लेकर के चलेंगे, कोयला के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो कोयला किस प्रकार जीवाश्म ईंधन है, और ये तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है। इसे अक्सर जिसे क्या कहते हैं, और इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है, आपको दे देगा 2-3 ऑप्शन, तो कोयला है। ठीक है, घरेलू ईंधन में प्रयोग होता है, तो ये सब एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए दुनिया में अगर हम देखें कोयला उत्पादक में, यानी कि प्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो चाइना में होता है पहला नंबर, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल है। तो देखिए यहाँ पे चाइना है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखिए दिया है भारत में कोयले का वितरण कैसे होता है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। अब पहला क्या है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, जो कि देखिए यहाँ पे ये दिया है कि कितना पुराना है, तो 250 मिलियन वर्ष पुराना है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर कोयला कोई प्रकार का पाया जाता है, तो ये गोंडवाना एरिया में ही पाया जाता है। ठीक है, तो गोंडा यहाँ पे है, भारत का लगभग 99% जो कोयला का भंडार है और कोयला का उत्पादन है, वो देखिए भंडार में 98%, इतना माइनर सा है, और मतलब कि यहाँ पे क्या है, देखिए प्रोडक्शन में 99% हो जाएगा, और स्टोरेज अगर आप लेंगे यानी कि भंडार में, तो 98%। ये गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है यहाँ पे है, तो गोंडवाना क्षेत्रों में ही कोयला पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पुराना भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि जो गोंडवाना एरिया है कहाँ कहाँ है इंडिया में, तो दामोदर घाटी है। दामोदर घाटी कहाँ पे है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी है। महानदी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ ओडिशा में महानदी घाटी है। गोदावरी घाटी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में गोदावरी है, और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये कि भारत में सबसे ज्यादा गोंडवाना एरिया में कोयला पाया जाता है। ठीक है, स्टोरेज और उत्पादन दोनों में पाया जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों में। ठीक है, और कौन कौन से, जैसे देखिए दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है गोंडवाना प्रकार, मतलब गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे एरिया आते हैं। एक चीज एग्जाम में पूछ लेता है कि जो दामोदर, एक मोटा मोटा आप लोग याद कर लीजिए, जो दामोदर घाटी है वो झारखंड पश्चिम बंगाल में है, महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, गोदावरी महाराष्ट्र में है, और नर्मदा नदी घाटी ये पूरा आ जाएगा मध्य प्रदेश के पार। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आता है टर्सरी कोयला क्षेत्र, ये कितना वर्ष पुराना है, तो 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना। तो सबसे ज्यादा पुराना जो है वो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, तो ये चीज याद कर लीजिए। और जो टर्सरी कोयला क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जो यहाँ पे सल्फर की मात्रा भरपूर होती है, तो ये चीज बस थोड़ा याद कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर वर्गीकरण आता है कि कोयला का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने प्रकार में इसको बांटा गया है। तो देखिए कोयला को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या है, एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें देखिए कोयला को बेसिकली कार्बन की उपस्थिति के आधार पे बांटा गया है इसको, कि जिसमें जिस प्रकार के कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाएगी उसको सबसे अच्छे क्वालिटी का यानी उच्च क्वालिटी का कोयला मानेंगे, और फिर उससे कम पाई जाएगी, सबसे जो कम पाई जाएगी उसमें उसको निम्न क्वालिटी का कोयला माना जाएगा। तो उसी के आधार पे इसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्या है, एंथ्रेसाइट कोयला है। एंथ्रेसाइट कोयला में जो कार्बन की मात्रा है वो 90% तक है, यानी कि 80 से 95, वही 90 प्लस मान लीजिए उतना है। तो ये कोयला जो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला है, ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है। और ये जो कोयला है ये कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में
में ये कम मात्रा में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला यहाँ पे दिया हुआ है। ज्यादा मात्रा में कहाँ पे पाया जाएगा, जैसे देखिए पश्चिम बंगाल हुआ, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन सामग्री की मात्रा ये सेकंड रैंकिंग पे आएगा, तो 60 से 80% तक इसमें कार्बन की मात्रा है। और बिटुमिनस जो है ये कहाँ पे, बिटुमिनस टाइप का जो कोयला है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे लिग्नाइट कोयला आएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% होगी, जो कि राजस्थान, लखीमपुर यहाँ पे पाया जाएगा। लखीमपुर ये असम का लखीमपुर की बात कर रहा है। ठीक है, फिर आता है पीट कोयला। पीट कोयला में 40% कार्बन की मात्रा पाई जाएगी। ये चीज है, सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला है वो पीट कोयला है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा टाइप्स इसके। अब यहाँ पे विश्व में हम देख लेते हैं, क्योंकि हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो विश्व में भी देख लेते हैं कोयला का क्षेत्र। तो चीन में कहाँ कहाँ कोयला होता है, उत्तरी अमेरिका में, और जो भारत का तो हम लोगों ने पढ़ा यूक्रेन। और ये तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वही वही हम लोग याद करेंगे। चीन में जो है सांसी जो एरिया है वहां पे कोयला पाया जाता है। ठीक है, और मंचूरियन आप लोग खाते होंगे तो याद है, मंचूरिया चीन में ही है। ठीक है, तो चीन में यहाँ पे कोयला ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो बस यही एक दो याद कर लीजिए। और यूक्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनेटस या डोनेटस इसको बोलते हैं। ये बेसिन जो है यहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है, क्योंकि ये मैच करने के लिए एग्जाम में आ जाता है। इसको डोनबास भी कहा जाता है। ठीक है, तो यूक्रेन का जो डोनेटस बेसिन है यहाँ पे कोयला पाया जाता है। और रूस का जो कूजनेटस्क है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कोयला पाया जाता है। तो दो चीज याद कर लीजिए, यूक्रेन का डोनेटस्क याद कर लीजिए, और रूस का क्या है, कूजनेटस्क है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मत याद कीजिए। ठीक है, तो चीन का याद कर लीजिए सांसी और मंचूरिया, यूक्रेन का डोनेटस्क याद कर लीजिए, रूस का कूजनेटस्क। ठीक है, यहाँ पे ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे मैप में भी दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है, तो ये मैप में देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे तो रॉकी जो पर्वत श्रेणी है वहां पे भी कोयला पाया जाता है। अपलेशियन जो एरिया है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे भी कोयला पाया जाता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आएंगे तो ब्राजील में पाया जाएगा और चिली में पाया जाएगा, ब्राजील और चिली में और कोलंबिया में। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, अगर अफ्रीका में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, नाइजीरिया, जाम्बिया और ट्रांसवाल क्षेत्र। ट्रांसवाल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम में आ जाता है, तो ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप से रूर बेसिन पूछा है एग्जाम में कि जो रूर बेसिन है ये किसके लिए। अब सबसे पहले तो देखिए दो टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। एक क्या होगा, एक मतलब ए और बी दे देगा, ए मतलब सूची 1 सूची 2 जैसा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो वहां पे दे देगा जैसे रूर बेसिन दे देगा, मैसिफ दे देगा एरिया, जाम्बिया दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये तो मैंने बता दिया एक ही से रिलेटेड, वो दो तीन जैसे कि देखिए रूर बेसिन है, तो रूर बेसिन किस एरिया में है, तो ये यूरोप में है। इसका पहली बात ये याद कर लीजिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो अभ्रक भारत में पाया जाता है, तो ये भी मैच करने के लिए आ सकता है, उसमें 3-4 देगा ना, तो ऐसे करके है। ठीक है, तो रूर बेसिन याद कर लीजिएगा, लोकेशन कहाँ पे है, यूरोप में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रूर बेसिन में क्या होता है, तो कोयला होता है। ठीक है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सार नदी घाटी ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और जो मैसिव कोयला क्षेत्र, इसका नाम ही है मैसिव, मैसिव जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रूस में कूजनेटस्क हम लोगों ने पढ़ा, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है रूस में। और यूराल क्षेत्र यहाँ पे होता है। यूक्रेन जो है डोनेटस्क या डोनबास इसको बोलते हैं, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे मैप में दिखाया गया। कारागांडा बेसिन ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, कारागांडा बेसिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कारागांडा बेसिन है कहाँ पे, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे, तो सेंसी ये कहाँ पे है, चाइना में है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए रानीगंज झरिया, ये इंडिया का है, झरिया कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक है, रानीगंज झरिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे खनिज पढ़ रहे हो, चाहे सागर पढ़ रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया को मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो न्यू कैसल जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ऑस्ट्रेलिया में, सबसे पहली बात तो याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया में है न्यू कैसल, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे कोयला उत्पादन होता है। ठीक है, और न्यू साउथ वेल्स ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, लोकेशन याद कर लीजिए, ये कहाँ पे, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में है ये। और ये न्यू साउथ वेल्स इसका नाम है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये याद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर वही चीज बताया गया है, कजाकिस्तान जो कारागांडा बेसिन है ये कोयला के लिए कजाकिस्तान में है। जर्मनी में जो रूर बेसिन है ये जर्मनी का है। ठीक है, जर्मनी में है रूर बेसिन, रूर घाटी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो कुछ कुछ ही याद कीजिए, याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, ट्रांसवाल ये दक्षिण अफ्रीका में है, ट्रांसवाल
ठीक है, ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पीवाईक्यू, जिससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो कोयला एक उदाहरण है, पहला क्वेश्चन है कोयला एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है कोयला? अग्नि मतलब अग्निय सैलों का, कि रूपांतरित सैलों का, कि परतदार चट्टानों का, कि उपरोक्त सभी? तो परतदार चट्टानों का ये उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो किस प्रकार के चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो वही क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, तो परतदार और या अवसादी चट्टान भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे पाया जाता है कोयला या पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया मतलब सॉरी ऑप्शन दिया हुआ है, कच्चे फ्यूल कहलाते हैं, कि परंपरागत फ्यूल कहलाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक फ्यूल कहलाते हैं, कि जीवाश्म। तो हम लोगों ने पढ़ा कोयला क्या है? जीवाश्म फ्यूल है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म फ्यूल कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डोनबास क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा था। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे कुछ कोयला एरिया दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। तो डोनेटस जो है या डोनेटस ये यूक्रेन में है, कुजनेटस्क हम लोगों ने पढ़ा रूस में है, लंकासायर ये यूके में है, और सार कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। ये सारे क्या है? कोयला क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कोयला समझ आया होगा। अब हम लोग लौह अयस्क पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लौह अयस्क है या लोहा है। ठीक है, और यहाँ पे निकेल व एल्यूमिनियम धातुएं भी पाई जाती हैं इसके पश्चात मतलब। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे लोहा पाया जाएगा, फिर उसके बाद निकेल और एल्यूमिनियम। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको और हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है कि देश में हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा लौह उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता है, और सेकंड नंबर पे तो मतलब हम लोग 5 याद कर लेंगे प्रोडक्शन में, 5 याद कर लेंगे स्टोरेज में। तो 5 कंट्रीज याद करना है क्योंकि एग्जाम में आता है, उसको अरेंज करना रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लेटेस्ट डेटा है, इसी से एग्जाम में मतलब एग्जाम के लिए ही मैंने अभी इसको बनाया हुआ है। तो ये 2020 का जो आंकड़ा है उसी के अनुसार है। तो सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है लौह उत्पादन में। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? चीन है। और थर्ड पे ब्राजील है। और फोर्थ पे भारत है। ठीक है, पांचवे पे रूस है। तो इसको 2-3 बार आप लोग याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, भारत और रूस। ये क्या है? उत्पादन में है, यानी कि प्रोडक्शन में। किसके? आयरन ओर के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो मतलब लौह अयस्क के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, भारत और रूस। अब हम देखते हैं भंडारण में, अगर देखेंगे स्टोरेज में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है, ब्राजील दूसरे नंबर पे है, और रूस तीसरे पे है, चीन चौथे पे है, और पांचवे पे भारत है। अगर ये भी याद कर लीजिए आप लोग कि देखिए लौह अयस्क में भारत जो है उत्पादन में चौथे नंबर पे है और भंडारण में पांचवें नंबर पे है। ये चीज याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे कथन कारक में आता है तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारत है वो लौह उत्पादन में पहले नंबर पे है, तो ये गलत हो जाएगा। या तो अग्रणी देशों में से एक है, तो ये भी मतलब अग्रणी देशों में से एक है, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए टॉप 5 में आ रहा है ना, तो उसको अग्रणी देशों में से एक है, ये हम लोग सही मारेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, और जो भंडारण में याद कर लीजिए रैंकिंग वाइज भी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन और भारत। बस इतना ही इसमें याद करना है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब जो कुछ कुछ एरिया है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए चाइना में कहाँ पे जो लौह अयस्क पाया जाता है वो एरिया आप लोगों को 1-2 याद कर लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। तो देखिए यहाँ पे है अनसान, चांगलिंग है, पेंकी है। अब इतना याद तो नहीं हो पाएगा लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे है वुहान, वुहान तो आप लोग को पता ही है, तो वुहान ये सब याद कर लीजिएगा। फिर ब्राजील, ब्राजील में कहाँ पे होता है? तो माउंट टगाबिरा, ये ब्राजील में है। ये कहाँ किस लिए मतलब प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे लौह अयस्क उत्पादन होता है। अब यहाँ पे देखिए मैप में भी दिखाया गया है कि लौह अयस्क के लिए कौन कौन सा एरिया जो उत्पादन के लिए मतलब लौह अयस्क जहाँ जहाँ होता है वो एरिया यहाँ पे दिया गया है। तो वही सेम है जैसे कोयला जहाँ जहाँ होता है वहां वहां जो मोस्ट ऑफ द एरिया वही है। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ नए हैं, लॉरेन क्षेत्र नया है, मिडलैंड एरिया ये भी नया है, और कुजनेटस्क हम लोगों ने पढ़ा था, कुजनेटस्क और कोस्तानिन ये नया है। मंचूरिया भी पढ़ा था, मंचूरिया कोयला के लिए भी फेमस है, मंचूरिया लौह अयस्क के लिए भी फेमस है। सांसी भी हम लोगों ने पढ़ा था, कोयला के लिए भी फेमस है और लौह अयस्क के लिए भी फेमस है। क्वींसलैंड और साउथ वेल्स ये दोनों देखिए कोयला के लिए भी लौह अयस्क के लिए, तो ये कॉमन सा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे कच्चा लोहा उत्पादन में सही अवरोही क्रम बताना है, ठीक है। तो सही अवरोही क्रम बताना है, तो ये क्वेश्चन तो पुराना है, इसका ये डेटा काम नहीं आएगा हम लोग को, लेकिन मैंने पैटर्न दिखाने के लिए क्वेश्चन रखा है। डेटा हम लोग इसका नया याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अवरोही क्रम बताना है आप लोग को कि किसमें लौह अयस्क में जो अवरोही क्रम है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो सबसे अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में, आरोही का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो आरोही का मतलब होगा इंक्रीजिंग, अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग टर्म, ठीक। तो ये लेटेस्ट डेटा जो है ये याद कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे ब्राजील है और फोर्थ नंबर पे भारत है। ये चीज है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील का क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। लौह अयस्क भंडार क्षेत्र के लिए उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग तांबा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो तांबा जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखिए सबसे पहली बार पूछता है एग्जाम में, ये एंशिएंट हिस्ट्री के उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहली बार कौन सी धातु इंसान प्रयोग किया था। तो तांबा सबसे पहली बार प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। तांबा के नाम पे चालकुलिथिक पीरियड भी है, ताम्रपाषाणी काल, जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तांबा सबसे ज्यादा चिली और मैक्सिको में होता है, बस ये याद कर लीजिए। तो चिली का जो ये एरिया है ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये चिक्विकमाटा एरिया जो है ये चिली का है, चिली में है चिक्विकमाटा, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये याद कर लीजिएगा। और अल सल्वाडोर ये भी इंपॉर्टेंट है, चिली में ही है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और उसके बाद यूएसए में आई, नहीं पेरू में भी आ जाइए। पेरू में जो टोक्वेपाला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, तांबा उत्पादन के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में याद कर लीजिए, कोबार है, माउंट येल्स है, ठीक है। तो ये सब जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, तो इससे आप लोग देख लीजिए। देखिए कथन और कारक में दिया हुआ है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। तो जो चिली देश है ये तांबे का प्रमुख उत्पादक है, तो ये सही है। और आर दिया हुआ है, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र जो है वो पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, तो ये भी हमारा सही है। बट ये सही व्याख्या कर रहा है, हाँ ये सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ये चिली के बारे में ही पूरा बताया जा रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोना। सोने के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सोना क्या है? विश्व में सोने की प्राप्ति दो प्रकार के स्रोतों से होती है। एक क्या होता है? प्राकृतिक रूप से होता है, एक होता है कृत्रिम रूप से होता है, जो लैब में तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से जो सोना है वो क्वार्ट्ज सिराओं के सेल और स्वर्ण मतलब क्वार्ट्ज सिराओं से के सेलों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सोना है वो कहाँ पे संरक्षित किया गया, मतलब भंडारण कहाँ पे है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है, यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे 70% से अधिक जो सोना है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त होता है, मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है, जहां विश्व की दो प्रसिद्ध खाने हैं। ये खान याद कर लीजिएगा, कालगुरली और कलगाडी, ये याद कीजिएगा। कुलगाडी है, तो कालगुरली है और कुलगाडी, ये जो खाने हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सोना गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लोकेशन इसका ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी हो तो उसका लोकेशन याद कीजिए कि पूर्वी साइड है कि पश्चिमी है कि उत्तरी है कि दक्षिणी है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछता है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है कालगुरली और कुलगाड़ी, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। बस इतना ही याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि 5 देश जो कि सोना के उत्पादन में अग्रणी हैं। तो पहला नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे रूस और फिर यूएसए और पांचवें पे कनाडा। तो यानी कि पहले पे चाइना, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, तीसरे पे रूस, यूएसए और कनाडा, ठीक है। अगर हम भंडारण में देखते हैं, स्टोरेज की दृष्टि से देखते हैं, तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे रूस है, थर्ड नंबर पे यूएसए है और चौथे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है, स्टोरेज में ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है। तो ये चीज इसको एक दो बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा।
फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये किस रंग का धातु होता है? तो ये सफेद रंग का धातु होता है और इसके जो इसका अयस्क है उसको बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम है उत्पादन याद कर लेते हैं और प्रोडक्शन याद कर लेते हैं, यही एग्जाम में पूछता है। तो उत्पादन में सिर्फ 5 देश, चाइना में सबसे पहले नंबर पे एल्यूमिनियम होता है, फिर रूस है, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे भारत है और फोर्थ नंबर पे कनाडा है, फिफ्थ पे हमारा यूएई है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको याद कर लीजिएगा कि उत्पादन में पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे रूस, तीसरे पे भारत, चौथे पे कनाडा है, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे विश्व में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम होता है, और उसके बाद गिनी में कहाँ पे होता है, सॉरी गिनी में कहाँ पे होगा, घाना में, कैमरून में, मलेशिया में और इंडोनेशिया में। तो ये पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको याद कर लीजिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया का याद कर लीजिए, केप यार्क जो है, क्वींसलैंड हम लोगों ने पढ़ा था, क्वींसलैंड जो है कोयला के लिए भी फेमस है, क्वींसलैंड लौह उत्पादन के लिए भी फेमस है और क्वींसलैंड एल्यूमिनियम के लिए भी फेमस है। तो क्वींसलैंड आप लोग याद कर लीजिएगा। ये यहाँ पे क्वींसलैंड का जो केप यार्क एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, बॉक्साइट का ये प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। और गिनी का जो है कास्का, इसको छोड़ भी सकते हैं, इतना याद नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का याद कर लीजिएगा और उसके बाद मलेशिया का याद कर लीजिएगा जो जोहोर है, और यहाँ पे है तुलुक रामुनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब टिन के उत्पादन में देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया, जैसे कौन कौन से देश में कौन कौन सा एरिया फेमस है टिन के उत्पादन में। तो चीन का जो है क्वांगसी, और देखिए चीन का तो हुनान है, यूनान है, इसके नाम से ही अलग हो जाता है ये, तो ये आप लोग लगा लेंगे, ये टिन के उत्पादन के लिए है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जो है बेलीतुंग एरिया जो है वो टिन के उत्पादन के लिए प्रमुख है, मतलब कि प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए मलेशिया का किंटा वैली है, किंटा घाटी, ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि जो किंटा वैली है या किंटा घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये मलेशिया में है किंटा वैली, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो सेंगुई है, ये भी पहांग प्रदेश में है सेंगुई, ये भी मलेशिया में स्थित है, ये टिन के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील में साओ जो जियाओ है, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, साओ जियाओ। और उसके बाद किंटा वैली तो आ चुका है एग्जाम में, फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा एक बार। और बंकाका बेलीतुंग, ये इंडोनेशिया का, ये सब सारे जो हैं ये टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, टिन मिलता है, टिन कहाँ पे, मतलब कैसे टिन मिलता है? तो ये प्लेशर निक्षेपों से टिन की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन में, संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक है, तो अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया अग्रणी उत्पादक है संसार में टिन का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बता रही थी वही क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए 2020 में आया हुआ है यूपीपीएससी प्रीलिम्स। मलेशिया में किंटा वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था टॉपिक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, कुछ देश इंपॉर्टेंट देख लेते हैं और उसकी राजधानी। ज्यादातर देश राजधानी वही पूछता है जो साल भर न्यूज में चलते रहते हैं, तो आप लोग न्यूज फॉलो कर ही रहे होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, उसमें भी दे देता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग, जैसे सिंगापुर की राजधानी सिंगापुरी है, ब्रुनोई की राजधानी क्या है? बेगावान या बंदरसेरी, ये क्या है? बंदरसेरी बेगावान, ये याद कर लीजिएगा, ब्रुनेई की राजधानी है। ताइवान की राजधानी ताइपे है, ठीक है। सीरिया की राजधानी क्या है? ये दमिश्क बोलते हैं सीरिया की राजधानी, या दामस्कस बोलते हैं या दमिश्क बोलते हैं, ये है सीरिया की राजधानी, ठीक है। और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। इराक की राजधानी बगदाद है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। कुवैत, कुवैत की कुवैत सिटी है। जॉर्डन की अम्मान है, सॉरी, तो ये जॉर्डन का भी पूछा हुआ है, अम्मान। इसमें क्या होता है, 3-4 ऑप्शन दे देते हैं और उसको मैच करना होता है, सूची 1 सूची 2 दे देता है, ठीक है। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा है बहरीन की राजधानी। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें लिया गया है। मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव न्यूज में चल रहा है तो इसलिए माले याद कर लीजिएगा इसकी राजधानी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी योंग्याप है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नॉर्थ कोरिया योंग्याप है और दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की सियोल है, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। इजराइल की क्या है? जेरूसलम, इजराइल की राजधानी, इजराइल न्यूज में चलता रहता है तो इसकी राजधानी याद कर लीजिएगा जेरूसलम है, ठीक है।
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और कजाकिस्तान की राजधानी कजाकिस्तान बोलते हैं, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। चाइना की तो याद ही होगा आप लोग को, बीजिंग है। और जापान की राजधानी टोक्यो, टर्की यानी कि तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्कमेनिस्तान अजगाबाद, तजाकिस्तान इसको दुशांबे इसकी राजधानी है। ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सारा ही याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब यहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलिया के भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की राज्य और राजधानी दिया हुआ है, जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैनबरा की राजधानी कैनबरा ही है, ठीक है, तो कैनबरा की राजधानी कैनबरा ही है। तस्मानिया की राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, होबार्ट है तस्मानिया की राजधानी। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है और क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, ठीक है, ब्रिस्बेन ये कहाँ की राजधानी है, क्वींसलैंड की। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग देख लीजिए। देखिए पेरू की राजधानी क्या है, तो लीमा जो है वो पेरू की राजधानी है, ठीक है। वियना किस देश की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देश और राजधानी दिया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी और नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहाक है। और घाना की राजधानी आक्रा, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चाइना की राजधानी संघाई दिया हुआ है, जो कि यही सुमेलित नहीं है क्योंकि चाइना की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा, ये याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और रूस की राजधानी मॉस्को, तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों, इसको याद कर लीजिएगा। ये गलत है क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वही चीज, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो ब्राजील है और यहाँ पे कोस्टारिका है, पेरू है और आइवरी कोस्ट है। तो इसमें बताना है कि ब्राजील की राजधानी क्या है और पेरू की राजधानी क्या है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो है, तो ए को 3 के साथ मैच कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए को 3 के साथ, तो ए और बी यहाँ पे ऑप्शन कट जाएगा, सी और डी में से बचेगा, ठीक है। अब कोस्टारिका, अब अगर कोस्टारिका नहीं याद है आपको तो आप पेरू देखिए, पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी जो है वो क्या है, सेंजोस है यहाँ पे, नहीं पेरू की राजधानी लीमा है, सॉरी, पेरू की राजधानी क्या है यहाँ पे, लीमा। तो पेरू की राजधानी लीमा अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है सी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए जो कोस्टारिका बचे, कोस्टारिका की राजधानी सेंट जोस है और आइवरी कोस्ट की राजधानी जो है वो यामूसिको। यहाँ पे 2 ऑप्शन ये लोग ऐसे देते ही हैं कि आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन 1-2 आपको याद रहेगा तो आप मैच कर लेंगे, ठीक है। जैसे ब्राजील और पेरू तो याद ही रहना चाहिए, तो ब्राजील का रियो दी जेनेरियो है, पेरू का लीमा है, ये याद कर लीजिएगा तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। तो आज ये पूरा मैंने एक क्लास जो पहले लिया हुआ था, कल लिया हुआ था, आज ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया है विश्व का भूगोल। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई भी टॉपिक आप लोग को लग रहा है कि छूटा है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से पढ़ा दूंगी। फिर चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।